जो यूपी पीसीएस मेंस की जो हमारी क्लास चल रही थी, यूपी पीसीएस मेंस का जो चल रहा था पांचवा पेपर, ठीक है। पांचवा पेपर जो हमारा है जीएस में जुड़ा हुआ है मेंस में, उसका हम लास्ट वाला चैप्टर में पहुंच गए थे। लास्ट वाले चैप्टर में पहुंच गए थे, जो लास्ट वाला ये जो यूथ कंपटीशन टाइम की बहुत अच्छी बुक है, इसी को हम पूरा कर रहे थे। तो इसमें जो लास्ट वाला यानी पेपर 5 जो हमारा चल रहा था, पेपर 5 का लास्ट वाला जो चैप्टर था उत्तर प्रदेश में के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसको हम आगे चल के इसको देखेंगे पूरा अच्छी तरीके से कि क्या है इसमें नवाचार का क्या फ़ायदा होता है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इसका योगदान है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, किस तरह से देश के विकास में, प्रदेश के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है नवाचार। तो उसको एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है जिनको एक एक करके देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है 21वां नंबर, लास्ट नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार। उसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में है। स्मार्ट सिटी मिशन भी तो अपने आप में एक नवाचार ही है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषता का विवेचना कीजिए, यानी नवाचार के तहत पहला है ये। फिर दूसरा जो प्रश्न आता है वो है उत्तर प्रदेश में, यानी दूसरा प्रश्न यही कह रहा है कि नवाचार का क्या अर्थ है और इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए कि नवाचार होता क्या है, यही बताना है सबसे पहले। इसके प्रकारों को बताना है कितने तरीके का होता है नवाचार। फिर दूसरा, जैसे सांस्कृतिक नवाचार होता है, संस्कृति के क्षेत्र में नवाचार करना, ठीक है। जैसे गाने, नए तरीके से गाने गाने लगना, नए तरीके से डांस विकसित करना, लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाना, यानी उत्पाद और सेवा में नवाचार हो सकता है। कई नई उत्पाद, नई सेवा तैयार करना। रणनीतिक और संरचनात्मक नवाचार हो सकता है, रणनीति में हम नई चीज़ें लेकर आ जाए। जैसे पंचशील सिद्धांत था, उसी को आगे चल के हम वो लेके आए, गुजराल सिद्धांत लेके आए, एक्ट ईस्ट नीति लेके आए, एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट नीति लेके आए। तकनीकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी में हम सुधार करके नए नए चीज़ें लेकर आना। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है नवाचार का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्या जरूरत है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नवाचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, यानी नवाचार क्यों जरूरी है। तो नवाचार हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश का अगर विकास करना है, समस्याओं का समाधान करना है, उत्पादन को बढ़ावा देना है, उत्पादकता बढ़ानी है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, तो नवाचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की संभावनाएं क्या है, संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज हम देखें तो नवाचार की बहुत ज़्यादा संभावना है। चाहे शिक्षा का हमको ऑनलाइन उपलब्ध कराना हो, शिक्षा को नए नए तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पुस्तकें बना के पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल करा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अलग अलग तरीके से समय समय पर परीक्षा आयोजन करा सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार हो सकते हैं, नवाचार की संभावनाएं बतानी। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है नवाचार की आवश्यकता क्या है, इसके उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए कि क्यों इसकी आवश्यकता होती है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमारा नवाचार जरूरी है। नवाचार होगा तो हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अगली जो हमारा क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, ये क्या है, इसके लक्ष्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्टार्टअप नीति भी तो एक नवाचार है। स्टार्टअप नीति क्या करती है, जो नवाचारी विचार होते हैं उनको जब आदमी जमीन पे उतारता है, जैसे किसी ने सोचा कि हम ऐसी एक जो समोसा होता है इसको हर जगह बेचेंगे, मतलब जब हमारे यहाँ पे जो समोसा मिलता है वैसा समोसा कहीं नहीं मिलता है, इसको हम हर जगह पहुँचाएंगे, तो एक नया स्टार्टअप खोलेंगे और बेचेंगे। तो वही है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। ये पूछ रहा है नए नए विचार को कैसे आगे बढ़ाना है, ये क्या है। जो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो इसीलिए इसी तरह आगे है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। कौशल विकास मिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ये बताएंगे। तो वही है हुनर को विकसित करने के लिए, लोगों के अंदर, लोगों को जो युवा है प्रदेश के उनको स्किल्ड करने के लिए, उनके अंदर उनको हुनर देने के लिए, उनको शिल्प करने के लिए, उनका मतलब कि उनको अच्छा सा ज्ञान देने के लिए ही ये मिशन चालू किया गया था, इसके बारे में है। इसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी। इसी प्रकार से
8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एक जनपद एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये पूछ रहा है क्या है और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। वन प्रोडक्ट वन जो डिस्ट्रिक्ट जो योजना थी उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना कि प्रत्येक जिले से हमें एक एक प्रोडक्ट की पहचान कर लेंगे और उसका विकास करेंगे, संवर्धन करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हेंस करेंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, उसके निर्यात को बढ़ावा देंगे जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो परंपरागत चीज़ें होती हैं उनको संरक्षण मिलेगा। जैसे कहीं पे दरी अच्छी बनती है, कहीं कालीन अच्छी बनती है, कहीं ताला अच्छा बनता है, कहीं चूड़ियाँ अच्छी बनती हैं, तो उनको और अच्छी तरीके से इनरिच किया जाएगा। ठीक है। 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नवाचार सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये इसको स्पष्ट करना है। तो हर एक क्षेत्र में समाज में विकास ला रहा है, आर्थिक क्षेत्रों में विकास ला रहा है, उसको हमें बताना है। जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है या अटल नवाचारी मिशन क्या है, इसके अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब, इनकी विशेषताएं और उद्देश्यों को संक्षिप्त में बताना है। तो इस तरह से हम चलिए एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है यानी 21वें चैप्टर का जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्रश्न का जो पहला भाग है वो कह रहा है उसमें ये बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका लिख देंगे, फिर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जो नगर चुने गए हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो चलाई गई थी, एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, एक राज्य सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसके तहत ये घोषणा की गई थी कि जो 100 शहर होते हैं देश के, उनको हम स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करेंगे। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 शहर आते हैं, एक आता है प्रयागराज, दूसरा आता है बनारस। और गोरखपुर को जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए घोषणा की गई थी, वो मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी जो राज्य की स्मार्ट सिटी योजना थी उसके तहत घोषणा की गई थी। तो यही कह रहा है जो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी स्मार्ट सिटी मिशन योजना क्या है ये लिखना है, उसकी विशेषताएं लिख देनी है, फिर ये बताना है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस और ये चुने गए हैं, हमारे बनारस चुने गए हैं, प्रयागराज चुना गया है, तो इनमें क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये बताना है। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। स्थायी और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारत के 100 शहरों को चुना गया था। यानी ये इसका मुख्य मतलब ये है कि जो नागरिक होते हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सस्ते मकान, जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे नागरिकों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए, उनको स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, वहाँ पे जो मकान हो वो सस्ते उपलब्ध हो, वहाँ कचरा निपटान की अच्छी व्यवस्था हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ताकि उनका जो जीवन है वो समावेशी हो सके, स्थायी विकास हो सके। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, यानी स्थायी और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऐसे शहर हों जो स्थायी हों, जो समावेशी हों, सब कोई उसमें रह सके, इनको बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद से संचालित नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत 100 शहरों को चुना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? जो भी स्मार्ट शहर होंगे, शहरों में क्या होगा, बुनियादी ढांचा जैसे कि स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण किया जाएगा। यानी हम ऐसे शहर स्मार्ट, जो सरकार है वो स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत ऐसे शहरों का विकास करेगी, ऐसे शहरों का निर्माण करेगी जिनमें स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण होगा, अच्छे पेड़ पौधे होंगे, पार्क होगा, स्वच्छ हवा होगी। ठीक है, अगर कोई उद्योग है तो वहाँ पे वो लगा दिया जाएगा, चिमनी अच्छी लगा दी जाएगी, उसमें फिल्टर लगा दिया जाएगा ताकि पर्यावरण पर नुकसान ना हो। स्मार्ट समाधान, यानी कोई भी चीज़ का स्मार्ट समाधान होगा स्मार्ट शहरों में, सब ऑनलाइन हो जाएगा। पर्याप्त जलापूर्ति रहेगी, पानी के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, घर में पर्याप्त पानी आएगा, शुद्ध पेयजल आएगा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती रहेगी, विद्युत उपलब्धता रहेगी, डिजिटलीकरण पूरी तरह से रहेगा। जैसे पानी का मीटर होता है उसका बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच जाएगा, बिजली का बिल आसानी से फ़ोन में ही पहुंच जाएगा, फ़ोन से ही भर दिया जाएगा। किसी को FIR करनी है तो थाने में FIR आसानी से कर सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। गैस वैस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, गैस को पाइपलाइन के जरिए पहुंचा दिया जाएगा, पाइप्ड गैस लाइन होगी। स्मार्ट पुलिस थाने होंगे,
किफ़ायती आवास होंगे, यानी जो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा उसमें जो घर होंगे वो सभी के लिए होंगे, समावेशी होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें गरीब व्यक्तियों के लिए आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनके उनके खर्च को देखकर, उनकी आमदनी को देखकर देखकर उनके लिए भी आवासों का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बनेंगे, वहाँ केवल काम करने की जगह नहीं होगी कि लोगों को काम करने के लिए ऑफिस वगैरह बनाए जाएंगे, वहाँ पे कारखाने लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ विद्यालय होंगे, ठीक है, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने के लिए ताकि दूर ना जाना पड़े, उनको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी होंगी, वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी खोले जाएंगे, फुटपाथ की प्रॉपर व्यवस्था होगी, सतत विकास आदि करना इससे संबंधित है। यानी स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है कि शहरों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, जैसे स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण हो, स्मार्ट समाधान हो, पर्याप्त जलापूर्ति होती रहे, 24 घंटे विद्युत उपलब्धता रहे, डिजिटलीकरण हो, पुलिस थाने स्मार्ट हो, किफ़ायती आवास हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था, फुटपाथ की व्यवस्था, सतत विकास आदि का विकास करना ही स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है। यानी सबसे पहले बता दिए जो स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना क्यों की गई थी सरकार द्वारा, ताकि जो नागरिक होते हैं उनके स्थायी और समावेशी शहरों को बढ़ावा देकर उनका विकास करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। फिर बताया गया स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है। अब बताया जा रहा है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, प्रश्न यही तो कह रहा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हम जानते हैं 2 शहरों का चयन हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश से इस योजना हेतु प्रयागराज एवं वाराणसी का चयन किया गया था। इन शहरों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या जो वाराणसी और प्रयागराज की क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहले दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है, दोनों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दोनों शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र है, धार्मिक इनका महत्व है, यही सारी विशेषता है। तो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज और वाराणसी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित है, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में आते हैं। दोनों नगरों को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, अत्यधिक आबादी यहाँ निवास करती है। दोनों प्राचीनतम नगरों में से एक है, यानी प्रयाग भी हमारा प्राचीन नगर है और जो बनारस है वो भी हमारा प्राचीन नगर है। अतः कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन इन क्षेत्रों में भौतिक, संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक बुनियादी ढांचे का एकीकृत समाधान है। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है नवाचार के अर्थ और प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो नवाचार का सबसे पहले हम समझ लेते हैं अर्थ क्या होता है, फिर इसके प्रकार को बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसको हम समझें तो नवाचार का मतलब होता है नया आचरण, नया तरीके का प्रयोग करना, नए तरीके की समस्या। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम नए लंबे समय तक कर रहा है, लेकिन उसको नए तरीके से उसने कर दिया, जिसकी वजह से उस जो प्रक्रिया हो रही थी वो और गुणवत्तापूर्ण होने लगे, और अधिक उत्पादन होने लगे, लोगों को ज़्यादा मतलब शरीर की सुरक्षा हो सके, लोगों को अधिक ज्ञान मिल सके, गुणवत्ता बढ़ सके, लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, अधिक प्रभावशाली हो सके कोई प्रक्रिया, उसी को नवाचार कहते हैं। नवाचार विचारों में परिवर्तन से संबंधित है। जो कोई प्रक्रिया है वो चल रही थी, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दो या बहुत परिवर्तन कर दो, जिससे या तो नई चीज बन जाए या वही जो पुरानी चीज थी उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए। जैसे कोई दवा तो चल रही थी, लेकिन दवा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कोई नई दवा बना दो, उसके गुणों को और ज़्यादा बढ़ा दो। कोई मोटरसाइकिल आ रही थी, उसको उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसकी एलईडी लाइट बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, और उसको और ज़्यादा इंजन को माइलेज देने वाला बना दो, कि और ज़्यादा कुछ कुछ उसमें सुधार कर दो ताकि इंजन बहुत ज़्यादा एवरेज दे। जैसे नवाचार का ही परिणाम है कि आज हाइब्रिड वाहन आ रहे हैं, कि उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, डीजल वाले पेट्रोल वाली चीज़ें भी लगा सकते हो, नहीं पेट्रोल ईंधन भी डाल सकते हो, और सिलेंडर भी यूज कर सकते हो, यानी गैस भी लगा सकते हो और पेट्रोल भी यूज कर रहे हो। तो देखो दोनों चीज़ें चल रही थी, गैस वाली गाड़ी भी चल रही थी और पेट्रोल वाली गाड़ी भी चल रही थी, लेकिन नवाचार के माध्यम से दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया गया, सुधार कर दिया गया और एक में ला दिया गया। अब लोगों का इससे जीवन आसान हो गया, लोगों को एवरेज बचने लगा, लोगों की सुविधाएं होने लगी, ठीक है, लाभ होने लगा लोगों को। तो यही होता है नवाचार। ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है।
जैसे आर्थिक क्षेत्र में अगर नवाचार की बात करें तो जो आप यूपीआई पेमेंट देख रहे हो, विभिन्न प्रकार के ऐप होते हैं, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, फोन पे होता है, ये नवाचार का ही परिणाम है कि नए तरीके से पेमेंट तो पहले से हो रही थी लेकिन उसको नए तरीके से किया गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी में सुधार किया गया। आज आप देख रहे हो, पहले भी लोग खरीदारी करते थे, होटल में खाना खाते थे, लेकिन आज जोमेटो स्विगी, ओला, उबर, ये सारी रैपिडो, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले भी आदमी टैक्सी बुक करता था लेकिन थोड़ा सा सुधार करके ऐप वैप में करके आज इनका प्रयोग होने लगा है। सिंचाई के क्षेत्र में जैसे होता था, पहले भी सिंचाई होती थी लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सिंचाई के यंत्रों में सिंचाई में सुधार कर दिया गया। अब ड्रिप इरिगेशन होती है, टपकन विधि से सिंचाई होती है। जैसे आज खरीदारी पहले भी आदमी करता था लेकिन ऑनलाइन, किसी ने वेबसाइट भी पहले से बनती थी लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया, पूरा पोर्टल बना दिया और देखो ऑनलाइन खरीदारी चल रही है। किसके ऑनलाइन खरीदी चल रही है? जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप घर बैठे वो कर सकते हो, सारी चीज़ें ले सकते हो। आप आधार कार्ड, डिजिटल पहचान, इसके माध्यम से घर बैठे आपको राशन मिल जाएगा, मतलब कि आपके खाते में जो बेनिफिट होगा, जो लाभ होगा, डायरेक्ट सरकार डाल देती है। तो नवाचार हर एक क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए किताब में देखते हैं क्या क्या दिया है। नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है जो नवीन एवं वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है जो नवीन एवं जो वर्तमान स्वरूप है उससे गुणात्मक यानी क्वालिटी की दृष्टि से भिन्न होता है। नवाचार दो शब्दों से नव प्लस आचार से मिलकर बना है। नव का अर्थ होता है नया, आचार का मतलब होता है आचरण या परिवर्तन से होता है। यह अंग्रेजी की इनोवेशन से निकला है जिसका अर्थ होता है नवीनता या परिवर्तन लाना, जिन्हें निम्नलिखित आयामों के तहत व्याख्यायित किया जा सकता है। यानी नवाचार के प्रकार तो हमने पढ़ लिया कि नवाचार सबसे पहले क्या होता है, इसको देख लिया परिभाषा। अब देखेंगे नवाचार कितने प्रकार का होता है। तो किसी भी क्षेत्र में, कितने भी क्षेत्र, नवाचार के प्रकारों की अगर बात करें तो तकनीकी क्षेत्र में नवाचार हो सकता है, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नवाचार हो सकता है, रणनीतिक और संरचनात्मक नवाचार हो सकता है, उत्पाद और सेवा नवाचार हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र की अगर बात करें नवाचारों की तो तकनीक में क्या होता है, तकनीक की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई, उत्पादकता में वृद्धि हो गई, उसकी वजह से कुछ उसमें सुधार कर दिए गए। इस प्रकार के नवाचार उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव की ओर ले जाते हैं। तकनीकी नवाचार के माध्यम से किसी संगठन में सुधार करके उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन ज्ञान व कौशल आधारित होता है। परंपरागत रूप से तकनीकी नवाचार तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान, विकास से संबंधित गतिविधियों के उपयोग से जुड़ा होता है। यानी तकनीकी नवाचार में क्या होता है, जो तकनीक चल रही होती है उसी में परिवर्तन किया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों का जीवन आसान हो जाता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो उत्पाद होता है, तकनीकी उत्पाद होता है, जो तकनीक होगी तो तकनीक से कोई उत्पाद बन रहा होगा या लोग उसको यूज कर रहे होंगे तो लोगों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, लोगों का जीवन बेहतर हो जाता है, उत्पादन बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, सारी चीज़ें बढ़ जाती है। रणनीतिक उसके बाद आता है रणनीतिक और संरचनात्मक नवाचार। रणनीतिक का नवाचार का मतलब होता है जो आप रणनीति जिससे चल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत नवाचार करना। जैसे भारत सरकार की जो नीति थी, विदेश नीति थी, रणनीति थी कि हम पंचशील सिद्धांत अपनाएंगे। पंचशील सिद्धांत के बाद में जो गुजराल सिद्धांत आया, एक्ट ईस्ट नीति आई, वो नवाचार का ही परिणाम था। जो पहले से सिद्धांत चल रहे थे, जो पंचशील सिद्धांत चल रहे थे, उन्हीं में परिवर्तन करके गुजराल सिद्धांत आया, उन्हीं में परिवर्तन करके अलग अलग कानून नियम आए थे। तो इसी को कहते हैं रणनीतिक एवं संरचनात्मक नवाचार। क्या होता है अगर देखा जाए, यह संगठन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण से संबंधित होता है। जैसे कोई संगठन चल रहा है, कोई देश चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है, उसका प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट में परिवर्तन कर दो, उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा था उसमें परिवर्तन कर दो, जिसमें संगठन के रणनीतिक प्रबंधन, संरचना, नीतियों, लेखांकन, बजट प्रणाली, श्रम संबंध, समन्वय उपकरण और नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन आज शामिल होता है। यानी ये सारी चीज़ें होती हैं कि रणनीति किसकी होती है, किसी संगठन की होती है जिसमें प्रबंधन होता है, एक विशेष संरचना होती है, जो संगठन होता है अपनी नीतियां बनाता है, उसमें परिवर्तन कर दो, जो लेखांकन करता है, जो एक एक चीज़ लिखता है उसमें परिवर्तन कर दो, जो बजट बताता है उसमें परिवर्तन कर दो, ये सारी चीज़ें। उसी तरह सांस्कृतिक नवाचार से क्या आशा है, सांस्कृतिक नवाचार का अगर मैं उदाहरण दूं तो सांस्कृतिक नवाचार में मतलब होता है जैसे कोई कला होती है, संस्कृति के अंतर्गत जैसे कला होती है,
परंपरा आती है, संस्कृति आती है, इसके हम संरक्षण के नए उपाय कर सकते हैं। मान लो संस्कृति के अंतर्गत कोई आर्ट फॉर्म है, कोई कला है, मधुबनी पेंटिंग है या कोई और पेंटिंग है, उसको आज नवाचार के माध्यम से फ्लिपकार्ट वगैरह में आज बेच रहे हैं, तो इसका संरक्षण तो ही हो रहा है, इसका वैश्विक स्तर पर, देशी स्तर पर, देश के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है नवाचार के माध्यम से। आप विभिन्न प्रकार के जो नृत्य होते हैं, डांस फॉर्म होते हैं, संगीत होते हैं, उनको ऑनलाइन सीख सकते हो, तो ये भी नवाचार का एक परिणाम है कि आप लोग ऑनलाइन, पहले भी डांस सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, लेकिन अब यूट्यूब में, फेसबुक में या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इससे नवाचार सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कोई धर्म की कोई मान्यताएं होती हैं, उनको इंटरनेट पे जाके बताना, या कोई किसी नए तरीके से गा गा के, जैसे पहले कि कोई भजन है वो गाया जाता था, अब उसको किसके साथ में, म्यूजिक के साथ में गा रहा है, कोई गिटार के साथ में गा रहा है। तो यही नवाचार है कि नए तरीके से करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना, समस्याओं का समाधान करना, यही नवाचार होता है। सांस्कृतिक नवाचार में क्या होता है? सांस्कृतिक नवाचार उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो कर्मचारियों के दृष्टिकोण, मान्यताओं, मूल्यों, अपेक्षाओं, क्षमताओं और व्यवहार में हो सकते हैं। इस प्रकार का नवाचार प्रौद्योगिकी, संरचना, उत्पादों, सेवाओं में परिवर्तन के बजाय मन स्थिति में परिवर्तन लाता है। यानी सांस्कृतिक नवाचार मन स्थिति में जो होता है परिवर्तन लाता है। उसके बाद क्या है? उत्पाद और सेवा नवाचार क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है जो उत्पाद होता है उसमें ही बदलाव आ जाता है, जो सेवा लोग दे रहे हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये नवाचार संगठन के उत्पाद या सेवा के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र नए उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना, जिससे अधिकांश लोगों तक इनकी पहुंच हो सके। निश्चित रूप से एक संगठन में सफल नवाचार तब होता है जब मूल्य श्रृंखला में प्रभावी रणनीति अपनाई जाती है। किसी संगठन में नवाचार को व्यवस्थित तरीके से समायोजित किया जाना चाहिए, न कि खंडित रूप से। इसे निम्न स्तर पर भी शुरू किए जाने की आवश्यकता है। जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है नवाचार का महत्व तथा विशेषताएं क्या हैं। नवाचार का महत्व तथा विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नवाचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। कि जब कोई व्यक्ति नवाचार करने, कोई व्यक्ति, संगठन कोई नवाचार करने जाता है, सोचता है कि हम नए तरीके से ये चीज़ कर लेंगे, तो उसके मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। नवाचार का महत्व क्या है, यानी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए किताब में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। नवाचार नवीन विचारों की उत्पत्ति को व्यक्त एवं संबोधित करने का एक साधन है। तो नवाचार का मतलब होता है नवीन विचारों की उत्पत्ति होना। नवीन विचार मन में नहीं है, नवीन विचारों की उत्पत्ति को व्यक्त करने या संबोधित करने का एक साधन होता है। जब व्यक्ति के दिमाग में कोई नवीन विचार आ जाए और वो उसको जमीनी स्तर पर उतार दे, उसको व्यक्त कर दे, उसको संबोधित कर दे, उसको जमीन पे उतार दे, तो उसी का एक साधन है नवाचार। यह नवीन परिवर्तनों को दर्शाने हेतु निरंतर क्रियाशील रहता है। महत्व क्या है इसका? महत्व की अगर बात करें तो नवाचार का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट समझा जा सकता है, किया गया है। जैसे नवाचार का महत्व इस दशा में आप समझ सकते हो कि नवाचार के माध्यम से मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो हमारी जो मूल्य शिक्षा होती है, जिसको कहते हैं मूल्य, जो इथिक्स होती है, वैल्यूज होती हैं, आजकल देखो तो जीवन में लोग शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना रह गया। लेकिन अगर हम नवाचारों को बढ़ावा दें, मूल्य शिक्षा, तो हम जो मूल्य शिक्षा है, जो वैल्यू एजुकेशन होती है, उसके क्षरण को रोक सकते हैं। नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आधुनिक सामाजिक शैक्षिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के लिए आवश्यक है। यानी आजकल जो प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, चाहे सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं कोरोना आ गया था, कहीं कोई चीज़ आ रही, कोई इकोनॉमी परिवर्तन आ जा रहा है, तो नवाचार बहुत जरूरी है, तभी हम इस प्रतिस्पर्धी माहौल में टिक सकते हैं। नवीन विचारों को शैक्षिक विचारों में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है नवाचार। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए जरूरी है। आज देखो समाज में कितनी ज़्यादा सांप्रदायिक कटुता बढ़ी हुई है, उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए नवाचार जरूरी है। जैसे नवाचार के माध्यम से कोई विभिन्न धर्मों की चीज़ों को पढ़ करके उनमें जो समानता है, जो भेद हैं, उनको अगर बताए, रील के माध्यम से बताए,
टिकटॉक के माध्यम से बताए तो क्या होगा, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा कि सारे धर्मों में समानता है यार, सारे धर्मों में देखो बुराई है, ये बुराई यहाँ भी है, ये बुराई यहाँ भी है, तो उनमें जटिलता जड़ता कम होगी। तो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में, सद्भाव बढ़ाने में इसकी भूमिका हो सकती है। कौशल विकास के लिए जरूरी है। आज आदमी तरह तरह से, अलग अलग तरीकों से लोग सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सिलाई करना है, किस प्रकार से कढ़ाई करना है, किस प्रकार से मोटरसाइकिल बनाना है, कार बनाना है, किस प्रकार से घर बनाना है, ये सारी चीज़ें, यानी कौशल विकास के लिए नवाचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भी जरूरी है। यानी आप जितनी भी चीज़ मतलब सोच सकते हो, सभी के लिए नवाचार महत्वपूर्ण होता है। अगर नए तरीके से किसी भी क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवाचारों की विशेषताएं क्या होती हैं? नवाचारों की विशेषताएं क्या होती हैं कि नवाचार को समानता नए विचारों के निर्माण की संज्ञा दी जाती है। इसमें नए विचारों का निर्माण होता है। नवाचार की उत्पत्ति में आवश्यकता और परिस्थिति दोनों आवश्यक होते हैं। यानी कोई नए विचार तभी आता है जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या उस चीज़ की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग यूट्यूब का इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नवाचार का ही परिणाम है कि इंटरनेट पर जूम जैसे एप्लीकेशन आ गए थे। इंटरनेट पर ही जो दृष्टि जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगें थी वो ऑनलाइन आ गई थी, पूरा अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। ये नवाचार का ही परिणाम है, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का परिणाम है। तो नवाचार किस बात पे, नवाचार की उत्पत्ति तब होती है, नवाचार की उत्पत्ति में जो आवश्यकता होती है और परिस्थिति होती है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या आवश्यक होते हैं। ठीक है, यह विद्यमान परिस्थितियों में सुधार लाने का नूतन प्रयास होता है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा समस्या ग्रस्त है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बार बार वो समस्या फेस करनी पड़ रही, तो उसी जगह में नवाचार का जन्म होगा। जैसे जो ओयो होटल का अगर देखा हो तो जो कैसे सृजन हुआ था, तो उसने देखा था, जो लड़का था बहुत कम उम्र का था, उसने देखा था कि यार कोई लड़का लड़की हैं घूम रहे हैं, अब उनको कहीं अकेले में जगह नहीं मिल रही मिलने का, तो वो अपनी समस्या देखा कि भाई मुझे नहीं मिल रही तो सबको ये समस्या हो रही होगी। मान लो कोई कहीं जाता है, गूगल मैप के माध्यम से रैपिडो वगैरह बुक कर लेता है, कोई घूमने गया, तो घूमने जब गया तो उसको किसी ने ठग लिया, कहीं किसी दूसरी जगह में छोड़ दिया, ऑटो वाले ने, रिक्शा वाले ने ज़्यादा पैसे ले लिए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए रैपिडो वगैरह ऐप का प्रयोग किया गया, और ये सब नए तरीके से सोचने का, नए तरीके से सुधार करने का ही परिणाम था। यानी उससे जो समस्याएं आ रही थी, यानी यह नवाचार तब होता है, तब जमीन पे आता है, यह विद्यमान परिस्थितियों में सुधार लाने या समस्याओं के समाधान करने का नूतन प्रयास होता है। इसमें मुख्यतः विशिष्टता, विशेष गुणवत्ता वाले तत्व विद्यमान होते हैं। यानी जो नवाचार होता है उसमें विशिष्टता होती है, कुछ विशेष गुण होते हैं जो पहले से अलग होते हैं, कुछ विशिष्टता होती है जो परंपरागत परिस्थितियों से अलग होते हैं। तो नवाचार के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वर्तमान में, उनको भी हम देखेंगे। नवाचार को अपनाने में सरकार एवं संगठन के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां परिलक्षित होती हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। तो नवाचारों के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहले आदमी नए चीज़ों में क्यों नहीं उतरता? सबसे पहले यही होता है कि उसके पास असफलता का भय रहता है। कोई भी चीज़ काम करोगे, ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे कि जिस समय यूट्यूब आया था तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि इससे सही में सफल होंगे कि नहीं होंगे, सरकार ने रातों रात बंद तो नहीं कर दिया, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यानी ज़्यादातर लोग इसीलिए नवाचार को में शामिल नहीं होते हैं कि उनको असफलता का भय रहता है। ठीक है, उनके पास समय का अभाव रहता है। यानी बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपने काम में बिजी हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, सब 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं, तो वो क्यों काम करेंगे? उनके पास, कई लोगों के पास अज्ञानता होती है, यानी ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या करना है, तो कैसे करेंगे? परिणाम की अनिश्चितता होती है कि परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है, यूट्यूब से इनकम आती है कि नहीं आती है, हम जो सोच रहे हैं करने का, यूट्यूब में कहानी सुनाने की सोच रहे हैं, तो वही होता है। परिणाम की अनिश्चितता होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, कभी कभी किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो स्वयं से तैयार हो। पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। किसी के पास उचित संगठन का अभाव, जब आपके पास संगठन नहीं रहेगा तो आप नवाचार में आगे नहीं आ पाएंगे। व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं हो सकता है कोई पर्सनल कोई दिक्कत हो, तो उसकी, तो ये चुनौतियां क्या क्या होती है? सबसे पहले कोई व्यक्ति असफल हो जाएगा, उसको ये डर लगा रहता है, उसके पास समय नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है, संगठन नहीं होता है, परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी अनिश्चितता होती है, ज्ञान ही नहीं होता है, व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं भी आती हैं। निष्कर्षता,
ये कहा जा सकता है कि नवाचार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मानव संसाधनों के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी एवं सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने की भी आवश्यकता है। तभी यानी अगर बात करें नवाचारों को, अगर हम चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, लोग नए नए विचारों को जमीन पर उतारें, तो उसको पूर्ण करने के लिए हमको जरूरी है कि जो मानव संसाधन है उसके साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी सामाजिक भ्रांतियों को दूर किया जाए, यानी सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए। लोगों को इतनी स्वतंत्रता रहे कि अगर हम कोई नई चीज़ बनाएंगे, बिगड़ जाएगा तो हमको हमारे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम दोनों दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा होगा, हमारे पास इतनी सामाजिक सुरक्षा होगी, तो लोग क्यों न नवाचार करें। तो वही चीज़ है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नवाचारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो मानव संसाधनों के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है, तभी नवाचार को सफलता प्राप्त हो सकती है। इन नवीन विचारों को अपनाने के लिए व्यवहार में लचीलापन होना भी आवश्यक है। जो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की संभावनाएं क्या हैं, संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो नवाचार के बारे में हम पढ़ रहे थे, किसी भी क्षेत्र में नए विचार या उसको नई तरीके, नए विचारों को जमीन पे उतारना, नए विचारों को आकार देना, अभिव्यक्ति देना ही, मतलब किसी भी क्षेत्र में नए विचारों को अभिव्यक्त करना, उनको जमीन पे उतारना ही नवाचार कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाते हैं, कुछ परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि यह तो कुछ सुधरी हुई चीज़ सामने आती है या उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उत्पाद अधिक बनने लगते हैं, लोगों की किसी समस्या का समाधान हो रहा होता है, लोगों की पहुंच में विस्तार हो रहा होता है, किसी प्रोडक्ट का प्रसार अधिक हो रहा होता है। तो ये होती है नवाचार के अंतर्गत चीज़ें। नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हो सकता है जैसे शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया जाए। जैसे पहले प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य होता था कि अंदर की जो आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाना, जो आत्म उन्नति करना, वेद पढ़ना, ये सारी चीज़ें शिक्षा का उद्देश्य होता था, ताकि धार्मिक कर्मकांड करना ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया था। लेकिन फिर जब सुधार हुआ तो इसमें ज्ञान वाली चीज़ें भी शामिल हो गई कि भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है। इस तरह से समय के साथ शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन हो गया। समय के साथ में ये भी शिक्षा का उद्देश्य रहा कि राष्ट्र का विकास करना है, आपस में सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना है। ये सारी चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य में शामिल हो गई, ताकि इसी तरह से यूनिवर्सिटी वगैरह का विकास किया गया। अब जो वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य का जो मुख्य फोकस केंद्रित हो गया है वो रोजगार प्राप्त करने पर केंद्रित हो गया है या आर्थिक गतिविधियों के विकास करने पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है, आर्थिक विकास ही है। तो हम नवाचार के माध्यम से जो उद्देश्य है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उद्देश्य का परिवर्तन करने पर, और एक अच्छा उद्देश्य, शिक्षा का क्या उद्देश्य हो उसका चयन करने में नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सिलेबस डिजाइन करने में नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जैसे कह सकते हैं कि हम नवाचारों की भूमिका, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में नवाचार हो सकता है, तो शिक्षा का उद्देश्य उसमें महत्वपूर्ण नवाचार हो सकता है। पाठ्यचर्या या कहें पाठ्यक्रम में डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका नवाचार की हो सकती है। नवाचार के माध्यम से हम कुछ नई चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे अब आप ग्रेजुएशन अगर करने जाइए तो हर एक व्यक्ति को, जो भी चाहे जो विषय से ग्रेजुएशन कर रहा हो, उसको इन्वायरमेंट का पेपर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये नवाचारों का ही परिणाम है कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण के विषय में सभी छात्रों को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, और पर्यावरण को कैसे अच्छा बनाकर रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है कि प्रत्येक विषय में इन्वायरमेंट का पेपर अलग से शामिल कर दिया गया, यानी पाठ्यक्रम डिजाइन में भी नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शिक्षण प्रविधियां, जो शिक्षण, जैसे जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो एक टेक्निक के तहत पढ़ाता है, तो विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टीचर की अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग, जैसे ICSC, CBSE, यूपी बोर्ड जो होते हैं इनकी अलग अलग प्रविधि होती है। तो इनमें परिवर्तन किया जा सकता है और एक रूपता लाई जा सकती है, इसमें कुछ इसके माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है, यानी शिक्षण प्रविधियों में भी नवाचार लाया जा सकता है। जो मूल्यांकन करने का तरीका होता है उसमें भी नवाचार लाया जा सकता है, जो अनुशासन होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा सकता है नवाचार के माध्यम से। इस प्रकार से नवाचार को शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार, यानी शैक्षिक नवाचार के जो ये क्षेत्र होते हैं, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यचर्या,
शिक्षण प्रविधियां, मूल्यांकन, अनुशासन, प्रशिक्षण आदि चीज़ों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। हमने मूल प्रश्न का मूल भाग देख लिया, अब देखते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की संभावनाएं क्या हैं? संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, यानी नवाचार की संभावनाएं बताइए। तो उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों में नवाचार किया जा सकता है। तो पहले नवाचार का मतलब बता देंगे, कोई नवाचार मिशन आया है उसको बता देंगे, नहीं आया तो चालू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग, सुविधा, विनियमन के लिए एक ढांचे को स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिले, नवाचार लोग करें, इसके लिए सहयोग हो, सुविधा हो, विनियमन हो, नियम हो, इसके लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए हमारी प्रदेश सरकार अभी भी प्रयासरत है। कोविड-19 महामारी ने नवाचार के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का फिर से अवसर प्रदान किया है। शैक्षिक नवाचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि आते हैं। यानी शिक्षण के जो शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, वही शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम में नवाचार, शिक्षण प्रविधियों में नवाचार, मूल्यांकन विधि में नवाचार, अनुशासन में नवाचार और प्रशिक्षण में नवाचार दिया जाता है। ठीक है ना। वर्तमान समय में नई तकनीकों के चलते शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तित हुआ है। यानी शिक्षा का उद्देश्य समय समय पर बदलता रहा है और आज भी परिवर्तित हुआ है। इसके लिए देश, काल और परिस्थिति भी जिम्मेदार होती हैं। यानी समय जिम्मेदार होता है, देश जिम्मेदार होता है कि उस देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी को शिक्षा का उद्देश्य बना दिया जाता है। आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक विकास हो चुका है। यानी आर्थिक विकास करना ज़्यादा फोकस किया जाता है आजकल के समय में। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य का मुख्य जो फोकस बिंदु है वो है आर्थिक विकास करना, रोजगार प्राप्त करना, कौशल विकास करना। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वधर्म समानता की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी है। तो शिक्षा के उद्देश्य में जैसे आजकल के समय में क्या है, शिक्षा का उद्देश्य मात्र आर्थिक विकास करना रह गया है, रोजगार प्राप्त करना रह गया है। तो हम नवाचारों के माध्यम से लोगों को ऐसा सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं जहां पे आर्थिक विकास तो हो, साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना का भी लोगों के अंदर का विकास हो, सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को परिवर्तित कर सकते हैं। वर्तमान में छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो आज क्या है, जो पाठ्यक्रम है छात्रों की तरफ केंद्रित है, में नूतन यानी नए नए उपयोगी सम्यक विषय आदि समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। समान व्यावसायिक विषयों, व्यावसायिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में नए विषयों को शैक्षिक नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान क्षेत्र में नए नए विषयों को शिक्षा के में शामिल किया जा रहा है। जैसे आज व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, जनसंख्या के बारे में शिक्षा दी जा रही है, उपभोक्ता के बारे में शिक्षा दी जा रही है, सामाजिक क्षेत्र के नए विषयों से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी दे रही है, व्यावसायिक शिक्षा, ये सारी चीज़ों को शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। शिक्षण प्रविधियों जो बच्चों को जो टीचर पढ़ाता है तो एक विधि, एक टेक्निक के तहत पढ़ाता है। हर टीचर की अलग टेक्निक होती है और हर बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, इनकी जो शिक्षण प्रविधियां होती हैं ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो उन्हीं शिक्षण प्रविधियों के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य और व पाठ्यचर्या के समान अवसर का समावेश हुआ है। शिक्षण तकनीक शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करके वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। वर्तमान समय में परीक्षा का स्थान मूल्यांकन शब्द ने ले लिया है। यह शैक्षिक नवाचार के माध्यम से ही संभव हो पाया। अनुशासन और स्वतंत्रता भी शैक्षिक नवाचार की देन है। शिक्षा में मनोवृत्ति के विकास के अधीन कठोर अनुशासन का उन्मूलन हो जाता है। यानी आज जो अनुशासन, स्वतंत्रता, ये भी शैक्षिक नवाचार की ही तो देन है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता एवं अनुशासन का घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से नवीनता आ रही है, जिसके कारण शैक्षिक क्षेत्र में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आज शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा, अनुसंधान, विकास पर व्यय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे नीतियों के लिए बेहतर वातावरण और अवसंरचना का विकास किया जा सके। जो पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है
नवाचार की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। जो नवाचार नवाचार आप चिल्ला रहे हो, तो उसकी आवश्यकता ही क्यों आवश्यकता है आपको, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसका मूल्यांकन करना है। तो हम जानते हैं, अगर मूल भाग की तरफ जो प्रश्न है उसके उत्तर का जो डिमांड है उसके मूल भाग की तरफ चलते हैं, तो नवाचार की आवश्यकता क्यों है, तो वही देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें नवाचार क्यों जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं कि नवाचार जरूरी है, नवाचार जरूरी है। तो नवाचार इसलिए जरूरी है ताकि हम ये चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो सके। देश प्रदेश का आर्थिक विकास ये तब होता है जब किसी देश के नागरिक समाज सरकार नवाचारों को अपनाता है, नवाचारों के लिए क्या करता है, अनुकूल माहौल निर्माण करता है, जिससे नई नई आर्थिक गतिविधियों को शुरुआत होती है। चाहे ओला, उबर, रैपिडो, ये जो जोमेटो, स्विगी जितने भी चल रहे हैं, ये सब नवाचारों का ही परिणाम है, जिसके कारण रोजगार सृजन हुआ है, लोगों की आर्थिक वृद्धि हुई है, लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, लोगों की गुणवत्ता, जो उत्पाद की गुणवत्ता थी, सेवा की गुणवत्ता है, वो बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ी है, और इससे आर्थिक विकास बढ़ा है। तो नवाचार आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवाचार किस लिए जरूरी है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम क्यों नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले होता था, एक तरफ सरकार प्रशासन करती थी, एक तरफ टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट था। अब सरकार ने नवाचार के माध्यम से अपने सारे काम, सारी सुविधाएं जितनी भी थी ऑनलाइन कर दिया है। आज आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, ऑनलाइन बनवा दीजिए। अगर आप आज ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ऑनलाइन बनवा दीजिए। तो ये नवाचार का ही तो परिणाम है कि आप कर रहे हैं। तो कल्याणकारी राज्य की जो मूल्य है उसको जमीन पर उतारने के लिए हमको क्या है, नवाचारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, लोगों का कौशल विकास हो, उसके लिए नवाचार जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन जैसे शिक्षा, सामाजिक घटक जैसे होते हैं, समाज के क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे लैंगिक समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए, समानता लाने के लिए, विविधता विषमता को दूर करने के लिए हमको नवाचारों की आवश्यकता है। हमको वैज्ञानिक प्रगति के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नवाचार होते रहें। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना स्वतंत्रता के पश्चात ली गई थी। यानी कल्याणकारी, यानी जब संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस संकल्पना को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप ही आज मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यानी अगर हम कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना हुई थी आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से, और उसको यदि संकल्पना को मूल रूप देना चाहते हैं, जमीन पर उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए नवाचार जरूरत है। और उसी नवाचार का माध्यम है कि मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, मुफ्त शिक्षा देने की योजना लाई गई थी। ठीक है, कि हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, अनिवार्य शिक्षा, इन सारी चीज़ों का आयोजन किया गया था। यानी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दिया गया था ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। नवाचारों के माध्यम से आज देश व प्रदेश का आर्थिक विकास संभव हो पा रहा है। फिर भी देश में निर्धनता, अज्ञानता के चलते जितना विकास आवश्यक है उतना नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में इस प्रकार की बाधाओं से निपटने में नवाचार काफ़ी सहायता कर सकता है। यानी देश के आर्थिक विकास में संभव हो पा रहा है, नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास हो रहा है। फिर भी कई बाधाएं हैं, लेकिन अगर हम नवाचार करते रहेंगे तो आर्थिक विकास और तेजी से होगा। वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण के चलते समाज की स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। और ये नगरीकरण कैसे हो रहा है? नगरीकरण हो रहा है नगर की सेवाओं का नवाचार करके। औद्योगिकरण में नगरीकरण हो रहा है, यानी उद्योग क्षेत्रों में नवीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण में भी नवाचारों का महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे समाज की स्थिति में बदलाव हो रहा है। आज का समय विज्ञान का समय है। हम जानते हैं आज का समय विज्ञान का समय है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अस्पष्टता के बारे में विचार किया जा रहा है। नए नए आविष्कारों के कारण आज मानव जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उसमें नवाचारों की बढ़ती भूमिका है। आज के समय में शिक्षा को रोजगार परक बनाने में नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः रोजगार परक हो गया है। नवाचार के माध्यम से रोजगार के अन्य अवसर पैदा किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से नवाचार युक्त शिक्षा न केवल सामाजिक आर्थिक विकास में मददगार होगी, बल्कि प्रतिस्पर्धा के लिए भी जरूरी है। जो छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 क्या है, इसके लक्ष्य व विशेषताओं को स्पष्ट।
तो जो पूछ रहा है प्रश्न क्या है, नई जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2020 आई थी, इसके लक्ष्य क्या थे, विशेषता क्या थी, इसको बताइए। स्टार्टअप नीति, हम जानते हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है कोई नई चीज को स्टार्ट करना, शुरू करना, उसको कहते हैं स्टार्टअप। जैसे जैसे ये चालू किया गया था जो एमबीए चाय वाला, ये भी स्टार्टअप ही था। एमबीए चाय वाला था, ये भी स्टार्टअप था। जो ओयो का होटल खोला, ये भी एक स्टार्टअप था शुरू में। कोई जैसे डिलीवरी ब्लिंकिट वगैरह चालू हुई, ये भी स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी नई चीज को स्टार्ट कर देना, स्टार्टअप कर देना, स्टार्ट कर देना, वही होता है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक 2020 में एक नीति लेके आई थी, ताकि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स जो होते हैं, किसी भी क्षेत्र में स्टार्टअप हो सकते हैं, चाहे डिलीवरी वाली स्टार्टअप हो, जैसे ब्लिंकिट वगैरह हो गया, रैपिडो हो गए, ये सारी चीजें हो गई, इनको चालू करना हो, या कोई नई सेवा चालू करना हो। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी व्यवस्था चालू करूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं जानता हूं जब घर से बाहर लड़के रहते हैं तो उनको क्या दिक्कतें आती, सबसे बड़ी दिक्कत आती है खाना की। तो मैं एक स्टार्टअप चालू करूं कि मैं खाना पहुंचाऊंगा, सब बच्चों को अच्छा खाना दूंगा, सस्ता खाना दूंगा, और उसी को बड़े लेवल पे देश स्तर पर कई उसकी ब्रांचें खोलूंगा और उसको बड़ा करूंगा। तो ये होगा मेरा स्टार्टअप, कि मैं नई चीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जानते हैं हम कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चीज होती है, और इसमें रोजगार का सृजन होता है। कोई कोई ऐसी चीज जिसमें अभी तक पैसा नहीं पैदा हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां भी लोगों को रोजगार मिलने लगता है। इसी को ध्यान में रखकर, इसके महत्व को ध्यान में रखकर, स्टार्टअप के महत्व को देखने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए, या इसके महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 लेकर आई, जिसके लक्ष्य और विशेषताएं निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं हम हमारे उत्तर में क्या दिया हुआ है। उद्यमिता की प्रबल क्षमताओं वाला उत्तर प्रदेश राज्य पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप, यानी विभिन्न प्रकार की नई नई चीजें, उद्यम खोलने के लिए हमारे यहाँ पे प्रबल क्षमताओं वाला उत्तर प्रदेश है। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर अग्रसर है। यानी उद्यमिता, उद्यम को शुरू करने के लिए हमारे यहाँ पे क्षमताएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्षमताएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, ताकि जो उद्यम शुरू करना चाहता है इसको एक आसानी से सारी चीजें मिल सके। जैसे कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहली चीज होगी उसको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, योग्य कर्मचारी मिल जाए, जमीन आसानी से मिल जाए, तैयार माल को बाजार पर आसानी से बेच सके, एक कानून व्यवस्था मिल जाए, ताकि उसके जो फैक्ट्री लगाए, जो उद्यम लगाए, उसको चोर चुरा ना सके, कोई लड़ाई झगड़ा ना कर सके, कोई विवाद में ना फंसा दे। तो उसके लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसी का सृजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यानी उत्तर क्या कह रहा है, उद्यमिता की प्रबल क्षमताओं वाला उत्तर प्रदेश राज्य पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में एक सुदृढ़ इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक समग्र और लाभप्रद बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2020 आरंभ करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने, हमारी जो राज्य सरकार है, उसने क्या किया है, जो स्टार्टअप है उनको अधिक समग्र बनाने के लिए, लाभप्रद बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति लेके आई है 2020। इस नीति का उद्देश्य क्या है, जो स्टार्टअप नीति आई है इसका उद्देश्य क्या है, जो कि प्रश्न है, प्रश्न में क्या दो चीजें पूछ रहा है। प्रश्न में एक चीज पूछ रहा है, इसके लक्ष्य क्या है जो नई स्टार्टअप नीति आई थी, और विशेषताएं क्या है। तो उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जो तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान है आदि के मध्य अधिकाधिक विस्तार प्रदान करना, यानी इनके बीच में समन्वय को बढ़ावा देना। जो स्टार्टअप नीति है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, जो तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनके बीच में समन्वय को स्थापित करना, ताकि जो हमारा उद्यम लगाया जाए उसको सहायता मिल सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। इसके लक्ष्य क्या है, जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 आई है उसके लक्ष्य क्या पहले देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो लक्ष्य में चलिए देखते हैं कि लक्ष्य का मतलब होता है गोल, टारगेट। कि लक्ष्य का मतलब होता है जो डेटा के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इतने किलोमीटर चलेंगे, ये हमारा लक्ष्य होता है, हम 2027 तक नौकरी पा लेंगे, ये होता है लक्ष्य। तो इसी प्रकार से इसके जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 आई थी, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है। लक्ष्य यह है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो चाहती है कि जब केंद्र सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी करे तो हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष
3 राज्यों में आ जाए, यानी ये तो पहला हो या तो दूसरा हो या तो तीसरा तीसरा हो। तो भारत सरकार की जब स्टार्टअप रैंकिंग जारी होती है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्थानों में से कोई भी एक स्थान प्राप्त कर ले, ग्रहण कर ले। यह हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत। ये किसका लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है। उसके साथ साथ ये लक्ष्य है कि प्रदेश में हम 100 इनक्यूबेटर्स का विकास करेंगे, इनकी स्थापना करेंगे, और राज्य के प्रत्येक जनपद में यानी प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर तो होगा। हमारे यहाँ पे करीब 80 जिले हैं। अब 80 जिले में क्या है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक तो होगा ही होगा, किसी जिले में 2 होंगी, किसी जिले में 3 होंगे। इनक्यूबेटर का मतलब होता है, जैसे आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, इनक्यूबेटर का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है, जो एक ऐसा संगठन होता है, या कहें एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाता है, यानी प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। जो उद्यम मान लीजिए कोई नया स्थापित करना चाहता है, तो क्या करेगा? ये उनको सहायता देगा, उनको वित्तीय सलाह देगा, सभी प्रकार की सहायता देगा, सलाह देगा, उनको एक इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएगा, सभी प्रकार की सुरक्षा देगा, उनको अगर मार्केट के बारे में नहीं पता तो मार्केट के बारे में बताएगा, कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है वो बताएगा, उनको कैसे उसके चीज़ों को उन्नत किया जा सकता है। जिस स्टार्टअप को कोई खोलना चाह रहा है तो स्टार्टअप के बारे में चीज़ों को बताएगा, उसके प्रबंधन के बारे में बताएगा। तो इनक्यूबेटर एक प्रकार का यंत्र होता है। अगर सही से देखा जाए तो कई तरह के इनक्यूबेटर होते हैं। इंक्यूबेटर हर चीज में होता है, जैसे प्रयोगशाला में भी इंक्यूबेटर होता है, पोल्ट्री फार्म में इंक्यूबेटर होता है, और जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए भी इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर्स ऐसे यंत्र होते हैं, अगर देखा जाए टेक्निकली, तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई भ्रूण है, वो जन्म से पहले ही, मतलब जैसे उसका 9 महीने में बच्चा पैदा होता है लेकिन कम समय में पैदा हो गया। अब उसको क्या होता है, वहां पे एक ऐसी मशीन तैयार की जाती है, इंक्यूबेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है, और वहां पे नियंत्रित तापमान होता है, उसके पोषण की व्यवस्था होती है, आर्द्रता अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट वहां का सही रहता है, और बच्चा क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म होता है, यानी जो मुर्गियां होती हैं उनका विकास करने के लिए लगाया जाता है, उनको नियंत्रित तापमान दिया जाता है, पोषण की व्यवस्था की जाती है, सारा अच्छा माहौल होता है। तो इसी तरह से इंक्यूबेटर होते हैं। तो इसीलिए जो नया नया कोई उद्यम चलाना चाहता है, तो उनको विकास करने के लिए, उनको समझ प्रदान करने के लिए, उनको उनके उद्यम से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए एक इंक्यूबेटर, एक सेंटर होता है, एक संस्था होती है। तो वही कहा जा रहा है, सबसे पहला तो ये लक्ष्य कहा जा रहा है कि राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग केंद्र सरकार चलाती है उसमें शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाना है, और साथ ही साथ 100 इंक्यूबेटर्स को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है, और प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तो इंक्यूबेटर होना ही होना चाहिए। स्टार्टअप के लिए कम से कम 10 लाख वर्ग फीट का इंक्यूबेशन का विकास करना है, यानी स्टार्टअप अगर कोई करना चाहता है तो जो इंक्यूबेशन सेंटर होगा वो 10 लाख वर्ग फीट में उसका विकास होगा। 10,000 कम से कम, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के लिए अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन करना है। यानी जो 2020 जो स्टार्टअप नीति है उसका लक्ष्य ये रखा गया है कि हम ऐसा अनुकूल इकोसिस्टम, ऐसा पारिस्थितिकी विकास करेंगे, कम से कम प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप स्थापित हो सके, ऐसा हम इन्वायरमेंट सृजित कर लेंगे। 8 कह रहा है स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी, उत्कृष्टता केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी, लगभग 8। भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में करना, ये हमने टारगेट स्थापित किए थे कि 2020 की स्टार्टअप नीति के माध्यम से कि सबसे बड़ा इंक्यूबेटर केंद्र लखनऊ में स्थापित करेंगे, प्रत्येक जनपद में एक इंक्यूबेटर स्थापित करेंगे, और जनपद में किसी जनपद में ज्यादा होगा इंक्यूबेटर, एक ऐसा सेंटर होगा जहां पे हम जो नया उद्यम खोलेगा उसको सभी प्रकार की सहायता दे देंगे, चाहे वित्तीय सहायता हो, चाहे ज्ञान की सहायता हो, चाहे मशीनी सहायता हो, सब देंगे। 10,000 स्टार्टअप की स्थापना करने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम उपलब्ध कराएंगे। और जब राज्यों की, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की जाती है उसमें शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को स्थान दिलवाएंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 आई है, इसकी विशेषताएं क्या? तो विशेषताओं की अगर बात करें तो नई स्टार्टअप नीति 2020 अपनी अधिसूचना की 5 वर्ष तक लागू रहेगी, यानी इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष की अवधि है, यानी 2025 तक चलेगी। इस नीति के द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी ये जो नीति है, आप किसी भी क्षेत्र में स्टार्टअप चला सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, खादी आदि विभिन्न क्षेत्रों में समान महत्व प्रदान किया जा रहा है, सभी को बराबर बढ़ावा दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में अगर कोई कृषि के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है, जैसे स्टार्टअप खोलना चाहता है कृषि के क्षेत्र में कि वो
कुत्ता पालन करेगा। मान लो कोई व्यक्ति है, कृषि के अंतर्गत ही आएगा, प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आएगा। कोई डॉग्स की फार्मिंग करना चाहता है, पालना चाहता है, अलग अलग प्रकार के कुत्ते लेकर आता है, उनको उनकी क्रॉस करवाता है, फिर उसके बाद में उनको मार्केट में बेचता है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार, जैसे कोई सागौन की खेती करना चाहता है, मत्स्य पालन करना चाहता है, तो कृषि के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप है, इन सभी को समान महत्व प्रदान किया गया है। यह नीति इंक्यूबेशन और वित्तीय सहायता के साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उपक्रमों को विशेष बल प्रदान करेगी। तो ये नीति कहा जा रहा है इंक्यूबेशन, यानी इसमें इस नीति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कोई भी स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, कोई भी अगर स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो इस नीति के माध्यम से उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इंक्यूबेशन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इंक्यूबेशन वही इंक्यूबेशन एक सेंटर होगा जहां सभी प्रकार की उद्यम करने के लिए, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। ये सारी चीजें होंगी। और बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको विशेष बल प्रदान किया जाएगा, विशेष सुरक्षा दी जाएगी, विशेष लाभ दिया जाएगा। यह नीति एक सक्षम कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देगी, एक ऐसा कारोबारी परिवेश लागू करेगी तथा उत्कृष्टता के एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी। यानी कारोबारी परिवेश स्थापित करेगी, सब लोग कारोबार करें, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, निष्कर्षता हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में प्रथम संशोधन 2022 में किया गया। यानी 2020 में जो स्टार्टअप नीति आई थी उसमें 2022 में संशोधन किया गया। उक्त नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल एजेंसी नामित करने की व्यवस्था है। जो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है तथा इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कौशल विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यानी कौशल विकास करने के लिए राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाओं का संचालन कर रही है। तो क्या है प्रश्न का पार्ट, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। कौशल विकास के लिए राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो देखिए, जो हमारे केंद्र सरकार अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, लेकिन उससे पहले 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार जब थी, अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी, समाजवादी सरकार, तो उस समय क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चालू किया गया था ताकि लोगों को, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण किया जा सके, जो उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण किया जा सके, उनको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, अलग अलग ट्रेड थी कि प्लम्बर बनना चाहते हो, टेक्नीशियन बनना चाहते हो, फिटर बनना चाहते हो, मतलब इस तरह की ट्रेडों में वो प्रशिक्षण ले सकते थे। उनको कौशल विकास उसका उस क्षेत्र में दिया जाता, उनको कंप्यूटर की, इंग्लिश की, इन सब चीज़ों की अच्छी मतलब की जानकारी दी जाती, इनको सिखाया जाता कंप्यूटर के बारे में। इसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार थी उसने भी इसको चालू कर दिया गया। कई अन्य जो योजनाएं थी, जैसे जो इसे SC ST को, जैसे जो अनुसूचित जनजाति होती है, महिलाएं होती है, अन्य वर्ग होता है, उनको केंद्र में रखकर कई सारी इसके अंतर्गत उप योजनाएं चलाई गई थी। तो उसी तरह से तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है किताब में। वर्ष 2022 तक, यानी 2022 तक 500 मिलियन यानी 50 करोड़ मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने के उद्देश्य से 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत की गई थी। यानी 2009 में ही एक राष्ट्रीय कौशल नीति चालू कर दी गई थी। 2009 में एक राष्ट्रीय कौशल नीति चालू कर दी गई थी जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक हम 500 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाएंगे, उनको विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान करेंगे, कौशल उन्नयन करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2009 में नीति आई, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति। इसका लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल प्रदान करेंगे, इनका कौशल विकास करेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा राज्य के युवाओं को रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई थी 2013 में, ठीक है, 2013 में। लेकिन ये की गई थी जो राष्ट्रीय एक आई थी 2009 में, एक राष्ट्रीय कौशल विकास नीति आई थी, उसका जो लक्ष्य रखा गया था उसी को पूरा करने के लिए 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी
कौशल प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषता थी जितने भी सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, उनको उनका कौशल विकास करना, यानी बेरोजगार युवाओं को कौशल के लिए प्रशिक्षित करना, रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, उनका कौशल विकास करना। राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ये जो योजना थी, इसके माध्यम से क्या किया जाता था, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी वो मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर रही थी। जो भी युवा पूरी पूरी अच्छे से कौशल विकास कर लेता था, अपनी सीख लेता था चीज़ों को, उसको जो क्या किया जाता था, एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता था। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान किया गया था। जो भी युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है वो अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम चयन कर सकता था। सभी पाठ्यक्रमों में भी, चाहे जो पाठ्यक्रम चयन करो, आपको अंग्रेजी और कंप्यूटर इनकी दोनों की शिक्षा अनिवार्य रूप से उसमें शामिल थी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो कि 2013 में शुरुआत हुआ था, की स्थापना निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए की गई थी। यानी इसके माध्यम से क्या किया जाता था, सभी जितने उत्तर प्रदेश के युवा थे उनको बिना पैसे लिए मुफ्त में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब है जो भी उद्योग हैं, आजकल का जो बिजनेस वगैरह है, व्यवसाय है, उनके बारे में कोई व्यवहारिक और कौशल युक्त जानकारी चाहिए होती है। ऐसा नहीं किताब से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मतलब व्यवहारिक में आपने मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन व्यवहार में आप उसको जानते ही नहीं कि ये कैसे बनता है। तो वही जो व्यवहारिक ज्ञान था, व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इस मिशन की स्थापना की गई थी। कौशल विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर 6 योजनाओं का संचालन कर रही है। जो दूसरा पार्ट था ना कि राज्य सरकार कौशल विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर 6 योजनाओं का संचालन कर रही है। ठीक है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन सबको हुनर सबको काम, ये 6 योजनाएं उप योजनाएं चला रही है, जिसमें सबसे पहला अनुसूचित जाति उप योजना, यानी अनुसूचित जातियों को फोकस करके केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी सीमा क्षेत्र जो राज्य होता है, राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उनका विकास करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए, उनके जो लोग रहते हैं उनका कौशल विकास करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौशल विकास पहल चालू की गई है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक योजना ये चलाई जा रही है कि जो घर बनाने वाले जो राजगीर मिस्त्री होते हैं उस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा सके। राज्य कौशल विकास निधि, इसका भी स्थापना की जा रही है। निष्कर्षतः इस योजना के तहत विगत 6 वर्षों में 12,50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनपद योजना है जिसका नाम है एक जनपद एक उत्पाद योजना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्रश्न क्या कहता है, एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसके उद्देश्य क्या है? तो जापान में एक योजना चलती थी, वन विलेज वन प्रोडक्ट, उसी को मतलब कॉपी करके हमारे यहाँ पे लाया गया था, उसी से इंस्पायर्ड होकर एक जनपद एक उत्पाद योजना। इसके माध्यम से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि जितने भी हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे कोई ना कोई पारंपरिक रूप से 1, 2, 3 या अनेक प्रकार के कोई ऐसा उत्पाद पाया जाता है, प्रोडक्ट पाया जाता है जो उस क्षेत्र की विशेषता होती है। जैसे बनारस की साड़ी आप ले सकते हो, अलीगढ़ का ताला ले सकते हो, मुरादाबाद के बर्तन ले सकते हो, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ ले सकते हो, आगरा का पेठा ले सकते हो, मेरठ में खेल के सामान ले सकते हो। तो ऐसी मतलब हर एक जनपद, तो ये तो हम जिनके बारे में हमको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इस योजना के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके प्रत्येक जिले में कुछ ना कुछ जो पारंपरिक रूप से, जो विरासत के रूप में हमारी पहचान है, जो उसी क्षेत्र विशेष में उसका विकास हुआ है, उसमें अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसमें स्वाद आता है किसी चीज़ में, कोई मिठाई है, कोई साड़ी है या कोई पान है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसका विकास करना। जैसे कहीं दरी बनाई जा रही है, कोई कालीन किसी क्षेत्र में बनाई जा रही है, तो प्रत्येक जनपद से एक चीज़ को चयन करना, कम से कम एक प्रोडक्ट को, एक सेवा को चयन करना और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना,
आय बढ़ाना, उसका निर्यात करना, राज्य की आय बढ़ाना। और इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रत्येक जनपद में एक केंद्र खोल रही है, एक सेंटर खोल रही है, एक समिति खोल रही है। ये क्या करेगा, जो भी स्टार्टअप खोलना, जो भी वो करना चाहते हैं, जो अपने उत्पाद को तैयार करना चाहते हैं, पारंपरिक रूप से जो हमारे यहाँ पे उत्पाद बनते हैं उनमें उनमें कोई सुधार करना चाहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर हम बना लेते हैं तो उसको बेचे कहाँ, तो उनको ये जो समिति बनाई जाएगी, प्रत्येक जिले में जो एक बोर्ड बनाया जाएगा, वो उनको पूरी सहायता देगा, पूरा ऋण देगा, सहायता देगा, मशीन देगा, सुविधा देगा, कच्चा माल उपलब्ध कराएगा, तैयार माल कहाँ बिकेगा ये भी बताएगा, ये सारी चीज करेगा। तो इसी के लिए लाया गया था एक जनपद एक उत्पाद योजना। इसके असंख्य लाभ हैं, इसके उद्देश्य थे कई सारे। तो वही चलिए देखते हैं अब किताब में क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है, इसके बारे में बताना है और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल राज्य है। हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। यहाँ विभिन्न धरातलीय क्षेत्र तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, फसल, जलवायु आदि पाए जाते हैं। इन सब से निकलकर उत्तर प्रदेश में जो एक महान और सुंदर विविधता बनती है वह है यहाँ की शिल्पकला और उद्यमिता, जो प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों, शहरों में फैली हुई है। यानी जो शिल्पकला की विशेषताएं हैं, जो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधता है, अलग अलग प्रकार के भोजन, फसल, जलवायु आते हैं, इसी कारण हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की, जिस प्रकार से भोजन अलग अलग है, फसल अलग अलग है, जलवायु, इसीलिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में शिल्पकला, उद्यमिता में भी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों और शहरों में फैली हुई है। इस योजना, जो एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी जो हमारा एक जनपद एक उत्पाद योजना या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद, जो विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद हैं, उनको औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करना और इनको करके उन पारंपरिक उद्योगों का विस्तार करना जो राज्य से संबंधित जनपदों के पर्याय हों। यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो 75 के 75 जनपद हैं उनमें जो विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद है, यानी प्रत्येक जनपद से या प्रत्येक जनपद में विशिष्ट पहचान रखने वाले जो पारंपरिक विरासत वाले जो उत्पाद हैं, सेवा हैं, उनके औद्योगिक केंद्र की स्थापना करना और इसके माध्यम से उन पारंपरिक उद्योगों का विस्तार करना, विकास करना, संवर्धन करना है, जो राज्य के संबंधित या राज्य से संबंधित जनपदों के। तो उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद जो योजना थी, जो कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य है कि जो 75 जनपद हैं उनमें 75 के 75 जनपदों में से प्रत्येक जनपद में जो विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद है उनको विकास करने के लिए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इसके माध्यम से उन पारंपरिक उद्योगों का विस्तार किया जाएगा, विकास किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा, इसके माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाएगा। अब जो उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आई है उत्तर प्रदेश में, इसके उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। इस योजना क्या है, पहले पूछ रहा था एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम पहले देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य ये है, देखिए, जब प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद का चयन होगा, ठीक है, उसका संवर्धन होगा, संरक्षण होगा, उसमें विकास होगा, सारी चीजें होंगी, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो पारंपरिक जो विरासत वाली जो हमारी चीज़ें हैं, जो स्थानीय शिल्प है, दस्तकारी है, मूर्तिकारी है, जितनी भी चीज़ हैं उनका क्या होगा, स्थानीय शिल्प का संरक्षण होगा। जो आज हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मूर्ति कला होती है, स्थापत्य कला होती है, ठीक है, दस्तकारी, शिल्पकारी, चिकनकारी, ये सारी चीज़ें होती हैं, आज विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनका क्या हो जाएगा, स्थानीय शिल्प का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास किया जा सकेगा, संवर्धन किया जा सकेगा, यानी उसका और एडिशन किया जा सकेगा। इसके माध्यम से क्या होगा, जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उसकी क्षमता का विकास किया जा सकेगा, उसमें सुधार किया जा सकेगा, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी स्थानीय, तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, यानी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा, जो अभी तक जो स्थानीय चीज़ों को बना रहे थे उनको इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब उसमें गुणवत्तम जो प्रोडक्ट जो सेवा बना रहे थे उसमें संवर्धन कर दिया जाएगा और अच्छा उसमें टेक्निकल चीज़ें दे दी जाएंगी, टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जाएगा,
सरकार सहायता दे देगी और बड़े स्तर पर उसका सफाई से शुरुआत की जाएगी, बनाया जाएगा, चीज़ें प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे क्या होगा, स्थानीय क्षमताओं का वर्धन होगा, जो स्थानीय स्तर पर जो क्षमता है उनका विकास होगा। इससे क्या होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ाया जाएगा और जब रोजगार मिल जाएगा लोगों को, लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी, तो राज्य से जो प्रवास होता है, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं लोग, गाँव से नगरों की ओर चले जाते हैं, तो राज्य से जो प्रवास होता है उसको रोकने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, जो भी उत्पाद चयनित किए जाते हैं, प्रत्येक जिले से कई उत्पाद को, एक उत्पाद तो मुख्य उत्पाद होगा लेकिन कई उत्पादों का भी चयन किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जो भी चयनित उत्पाद होंगे इनका हो सकता है कि हम अपने देश से बाहर भी उनको भेजें, उतने अच्छे हों कि जो बाहर भी पसंद किए जाए। ठीक है, इसके माध्यम से निर्यात होगा। संरचित दृष्टिकोण अपनाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के उत्पादों का विश्व स्तर पर संवर्धन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इस प्रकार से एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो शिल्पकार, जो उत्पादन इकाइयां होंगी, जो संगठन होंगे, जो चयनित उत्पादों से संबद्ध हैं, जो उस चयनित उत्पादों से जो भी उत्पाद चयन किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जितने भी उत्पाद चयन किए गए हैं, तो प्रत्येक उत्पाद से यानी चयनित उत्पादों से जो भी संबद्ध शिल्पकार हैं, जो उत्पादन इकाइयां हैं, जो संगठन हैं, इनको क्या किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से इनको सरकार ऋण देगी, यानी लोन देगी सरकार कि लो स्टार्टअप चालू करो, जो भी तुम बना रहे थे पुराना बढ़िया टोकनी झुआ जो भी बना रहे थे, जो मिठाई बना रहे थे, जो मलवा का पेड़ा बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, जो आगरा का पेठा बना रहे हो, ताला बना रहे हो, अच्छे अच्छे छुरी बना रहे हो, जो कहते हैं कि छुरी, रामपुरी छुरी, कुछ भी बना रहे हो, तो सरकार कहेगी ऋण देगी। सामान्य सुविधा केंद्र को स्थापित करेगी जो सहायता सभी प्रकार की प्रदान करेगा उस उद्यम को, उस उत्पाद को बनाने में। विपणन सहायता यानी मार्केटिंग सहायता सरकार प्रदान करके संवर्धित किया जाएगा ताकि ये उत्पाद लोकप्रिय हो सके व जनपद स्तर पर रोजगार का सृजन किया जा सके। नवाचार से यानी जो हमारा 11वां नंबर चैप्टर था, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उसका 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यानी 21 जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसका 9वां क्वेश्चन है, नवाचार सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। जो इनोवेशंस होते हैं, ठीक है, इनोवेशंस, नवाचार कह रहा है सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो नवाचार का मतलब होता है, अगर इसको आसान भाषा में समझ लें, कोई उत्पाद, कोई प्रक्रिया, कोई सेवा जो पहले से चली आ रही है, वर्तमान में मौजूद है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दो, उसमें सुधार कर दो ताकि उससे क्या हो, कोई नई सेवा बन जाए, कुछ नई उपयोगी विधि बन जाए, नई सेवा सृजन हो जाए, नया उत्पाद बन जाए, नई कार्य पद्धति तैयार हो जाए, कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो जाए, मात्रा में सुधार हो जाए, ये सारी सुधार हो जाए, उसी को, जो ये परिवर्तन किया गया है उसी को कहते हैं नवाचार। जैसे आप उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो आपने उसका नाम सुना होगा, 3 इडियट मूवी। 3 इडियट मूवी में जो नाम फुनसुक वांगडू दिखाया गया है, जो सबसे बड़ा आमिर खान वैज्ञानिक बनता है लास्ट में, उसका वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में लद्दाख में रहने वाले सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो उनके नवाचारी विचारों का जमीनी स्तर पर प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी बनाई, अगर उनका यूट्यूब में चैनल है, अगर आप वीडियो देखोगे तो समझ में आओगे। उन्होंने इंटरनेट की समस्या का वहाँ पे समाधान किया, यानी बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही थी लेकिन उनमें उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पहाड़ी क्षेत्रों में, लद्दाख जैसी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट उपलब्ध करा पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, उन्होंने अपनी चीज़ों में सुधार करते हुए, सारी चीज़ें लाते हुए इंटरनेट उपलब्ध कराया। वहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल खोले, वहाँ पे आइस जो ग्लेशियर होते हैं, कृत्रिम ग्लेशियर बनाए, आइस स्तूपा यानी बर्फ के स्तूप बना दिए, ताकि लद्दाख क्षेत्रों में बर्फ के स्तूप बना दिए। यानी पहले भी स्तूप बनते थे लेकिन स्तूपों का कैसे बना दिया, बर्फ के स्तूप बना दिया। तो ठंडी में क्या होता है, बर्फ को जमा लिया जाता है स्तूप के रूप में, और गर्मी में वही बर्फ पिघलती है और लोगों के काम आती है। तो नए नए नवाचारी विचार लाए हैं जिससे कि समस्याओं का समाधान हो रहा है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो वही कह रहा है सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में बताना है। कि प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न है नवाचार जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर में हमारे किताब के क्या दिया हुआ है। नवाचार का अर्थ होता है किसी उत्पाद में, किसी प्रक्रिया में या सेवा में
थोड़ा या बहुत परिवर्तन कर दो, सुधार ला दो, उसमें उसकी उत्पादकता में वृद्धि लाने से होता है। यानी नवाचार का अर्थ होता है किसी उत्पाद में, प्रक्रिया में या सेवा में थोड़ा बहुत अंतर करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सुधार लाने से होता है। इसके अंतर्गत कुछ नया उत्पाद तैयार होता है या उपयोगी विधियां अपनाई जाती हैं या कोई नई प्रकार की सेवा सृजित होती है। जैसे नई विधि को अपनाना, नई सेवा का सृजन करना, नया उत्पाद तैयार करना, नई कार्य पद्धति को अपनाना। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी भी माना जाता है। यानी नवाचार जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो पूरा अर्थतंत्र है, उसके साथ साथ चलता है जब नवाचार, तो अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ती है। नवाचार के जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। नवाचार मानव विकास के मामले में मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक है। नई खोजों के चलते ही जहां एक तरफ स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों से संवाद करने में आसानी हुई है। ये नवाचार ही था, नवाचार ही वह माध्यम था जिसके माध्यम से मानव, जो इतिहास है पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, मानव विकास में महत्वपूर्ण विकासों में महत्वपूर्ण एक योगदान दिया है इसने। इसके चलते जहां स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिले है, लेकिन लोगों को नवाचार के माध्यम, नवाचार ही था जिसके माध्यम से लोगों ने वो बर्गर बनाना सीखा, पिज्ज़ा बनाना सीखा, लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाना सीखी। ठीक है, अखरोट को कैसे प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, इसके बारे में सीखा, कैसे मांस को सुखा के रख सकते हैं, ये सब नवाचार ही था। वहीं दूसरी तरफ विश्व के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लोगों से संवाद करने में आसानी हुई है। आज अगर हम देखें तो आज हम गूगल ट्रांसलेशन के जरिए या एआई की मदद से विभिन्न भाषा में, जैसे कोई एक आर्टिकल आया है उसको अलग अलग भाषा में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या हुआ है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संवाद करने में आसानी हुई है। ये सब कैसे हुआ है, ये नवाचार के कारण ही हुआ है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नवाचार जो होते हैं उन विचारों, उन तकनीकों के विकास का अनुप्रयोग का वर्णन करता है। यानी उनके विकास का वह अनुप्रयोग का वर्णन करता है जो वस्तुओं और सेवाओं में सुधार करते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से नवाचार क्या होता है, वे विचार हैं, वे तकनीकी विकास हैं, वे अनुप्रयोग हैं जो वस्तुओं और सेवाओं में सुधार करते हैं, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ा देते हैं, उनकी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, उनके निर्यात को बढ़ा देते हैं। वे हैं नवाचार आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ठीक है, लंबे समय तक नवाचार आर्थिक विकास में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे सकता है, ये प्रश्न था। अगर लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी अगर विकास, आर्थिक विकास लंबे समय तक चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ नवाचारी चीजें हुई होंगी, नवाचार अपनाया गया होगा। ठीक है, इसके कारण अत्यधिक उत्पादन होता है, कुशल नौकरियों का सृजन होता है, उच्च मजदूरी होती है, उच्च उत्पादन होता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, आदि क्षेत्रों में सहायता मिलती है। तो इससे सामाजिक आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कोई अभी तक जो उत्पादन हो रहा था वो तेजी से होने लगा, उत्पादन अधिक होने लगे, कुशल नौकरियों का सृजन होने लगे, ये रैपिडो आ गई, ओला आ गया, उबर आ गया, ये सारी चीज़ें जो आ गई, अलग अलग प्रकार के बस आप बुक कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में नौकरियों का सृजन हुआ, लोगों की मजदूरी यानी इनकम बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, इसका निर्यात भी हम कर सकते हैं। इससे क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों में सफलता मिली है। नवाचार के द्वारा दैनिक जीवन के कई पहलुओं में परिवर्तन आ सका है। शिक्षा के क्षेत्र, आज कई क्षेत्रों में परिवर्तन आ गया है नवाचार विचारों के कारण ही। आज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, वित्त से लेकर मनोरंजन तक, बीमा से लेकर अचल संपत्ति तक आदि हमारे संस्कृति और समाज का अभिन्न अंग बन गई हैं। नवाचारों के माध्यम से ही पारंपरिक जो समस्याएं थी, जो प्रक्रियाएं थी, उनके आधुनिक समाधानों को जन्म दिया गया। आज बहुत सारी समस्याएं थी जो उनको समाधान किया जा चुका है। जैसे पहले क्या होता था, लोग कहीं रास्ते में जाते थे और वो भूल जाते थे, उनको ये नहीं पता होता था कहाँ होटल बुक करना है। जैसे कोई नया व्यक्ति आता है, अब वो कहीं घूमने गया, उसको नहीं पता होता है कहाँ पे होटल है, क्या है। अब क्या है, विभिन्न प्रकार के ऐप बना दिए गए, ऐप के माध्यम से उनको जोड़ दिया गया। तो ये नवाचार का ही तो परिणाम है कि एक समस्या थी जिसमें लोग गुम हो जाते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता था, समस्याएं खड़ी हो जाती थी। जैसे कोई उसको बुक करके ले गया, मान लो किसी व्यक्ति ने, कोई नया आया किसी शहर में, उसने टैक्सी बुक किया, अब उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसको ले जाके उसका लूट लिया पूरा सामान। तो ये एक बड़ी समस्या थी। जो पारंपरिक समस्याएं थी, प्रक्रियाएं थी, उनका आधुनिक समाधान हुआ है इन्हीं नवाचारी विचारों के माध्यम से। इस प्रकार से हम देखें तो निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी के इस युग में नवाचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास भी जारी है। फिर भी नवाचारों को और बेहतर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हम इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दें,
अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाए, सरकार बजट बढ़ाए ताकि इसे और अधिक सफल बनाया जा सके। जो इस चैप्टर का सॉरी, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, वो है अटल नवाचार मिशन क्या है, यानी अटल इनोवेशन मिशन क्या है। इसके अंतर्गत स्थापित जो अटल टिंकरिंग लैब होती है वो बताइए क्या है, इसकी विशेषताओं एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय कीजिए। तो इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। सरकार ये चाहती है कि देश में नवाचारों को बढ़ावा मिले, यानी नए नए विचारों का जन्म हो। स्कूल, कॉलेज जितने भी होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, अनुसंधान संस्थान होते हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, निजी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र होते हैं, उद्यम होते हैं, इनमें नए नए इनके द्वारा प्रोडक्ट तैयार हों जो परंपरागत या वर्तमान की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए नए नए विचारों का जन्म हो। बच्चे जो होते हैं वो नई चीज़ों को सोचें, नए विचारों को लाएं, समस्याओं को नई तरीके से देखें, नवाचार को बढ़ावा दें, ये सरकार चाहती है। और उसी के लिए उसी को प्रमोट करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सरकार लेके आई है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है, जो स्कूल होते हैं, विश्वविद्यालय, अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है, जो स्कूल होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम होते हैं, इनमें क्या करती है, इनको क्या करता है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, इनको एक ऐसा माहौल प्रदान करता है, एक ऐसे क्षेत्र प्रदान करता है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है ताकि ये नवाचारी विचारों को आगे बढ़ाएं, नवाचारों को करें। यानी स्कूलों में इसके माध्यम से एक लैब स्थापित की जाती है जहां बच्चे करके सीखते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना देगा, कोई करके देखेगा, कोई खिलौना बनाएगा, कोई बांस की लकड़ी बनाएगा, यानी नई चीज़ें बनाना। ये तो अटल टिंकरिंग लैब क्या थी कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल, कॉलेज सब में एक लैब स्थापित की जाती थी जहां बच्चे करके सीखते थे, देखते थे कि कैसे क्या कई नई चीज़ें बनाना है। तो वो था अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अटल टिंकरिंग लैब थी। और अटल इनोवेशन मिशन क्या था, अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से जो स्कूल थे विश्वविद्यालय थे, अनुसंधान संस्थान थे, जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्र थे, उनमें उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना था, इनको ऐसी सुविधाएं देता था ताकि यहाँ पे उद्यम को बढ़ावा मिल सके, नवाचारी उपायों को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन या अटल नवाचार मिशन की स्थापना नीति आयोग द्वारा 2016 में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यानी देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना नीति आयोग द्वारा 2018 में की गई। अब इसके आगे देखते हैं, जैसे प्रश्न का दूसरा भाग था कि अटल नवाचार मिशन के बारे में बताना था, हमने बता दिया अटल नवाचार मिशन या इनोवेशन मिशन क्या है। फिर इसके अंतर्गत स्थापित की गई अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बताइए क्या है। तो चलिए देखते हैं अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आसानी से समझ लेते हैं। तो ये एक प्रकार की लेबोरेटरी होती है, एक प्रायोगिक क्लास होती थी, क्षेत्र होता था, स्कूल में, कॉलेजों में, हर जगह स्थापित किया जाता था, जहां बच्चे जाते थे, नई नई चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे, वहां नई नई चीज़ों को बनाना सीखते थे। बिगड़ गई तो कोई चीज़ नहीं, जैसे कोई यंत्र बनाना सीख रहा है, कोई ड्रोन बनाना सीख रहा है, 3D प्रिंटर कर रहा है, कंप्यूटर को बनाना सीख रहा है, टीवी को बनाना सीख रहा है, ये सारी चीज़ें, या फिर उनको जोड़कर उन सभी परिपथों को, सर्किट को जोड़ करके कोई नई चीज़ बनाना सीख रहा है, तो ये होती थी, एक प्रकार की लैब होती थी। अभी भी है। नीति आयोग ने अटल नवाचारी मिशन या अटल नवाचार मिशन के द्वारा अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला पहल की शुरुआत की है। नीति आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में, जो माध्यमिक विद्यालय थे उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। यानी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में जो प्रयोग कर सकें, व्यवहारिक स्तर पर बच्चे करके सीख सकें, कोई चीज़ करें फिर सीखें, यानी शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय में एक प्रकार की प्रयोगशाला में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। वही है अटल टिंकरिंग लैब। इसकी विशेषताएं और उद्देश्य क्या है, यानी जो अटल इनोवेशन मिशन है, अटल टिंकरिंग लैब है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या है वो बताने हैं। उद्देश्य और विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो विशेषताएं एवं उद्देश्यों को अगर देखें
तो इनका जो अटल इनोवेशन मिशन था, अटल टिंकरिंग लैब थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, उद्देश्य क्या थे, तो इसके क्या थे, इसके माध्यम से युवाओं को एक ऐसा कौशल प्रदान करना जिससे प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच आसान हो सके। तो जो अटल इनोवेशन मिशन था, अटल टिंकरिंग लैब थी, उनके माध्यम से एक ऐसा कौशल प्रदान किया जाता था, उनको स्किल दी जाती थी कि प्रौद्योगिकी तक उनको आसान पहुंच हो सके। यानी जब लैब उनके पास होगी तो वो आसानी से वहाँ प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे कि कौन सा न्यूटन का लॉ कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे आर्किमिडीज का जो डूबने वाला उत्प्लावन का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, बर्नौली के प्रमेय कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें यानी प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच लैब के माध्यम से हो सकेगी और उनको कौशल प्रदान किया जा सकेगा। प्रयोगशाला देश भर के स्कूलों में स्थापित की जाएगी, यही अटल जो टिंकरिंग लैब है। इसके द्वारा लाखों की संख्या में जो बाल अन्वेषक यानी बच्चे जो रिसर्चक होंगे उनको तैयार करने में मदद मिलेगी, जो युवा उद्यमियों के रूप में विकसित होंगे। यानी बच्चे पहले सीखेंगे, अन्वेषण करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर यही बड़े होंगे तो उद्यमी बनेंगे। इन प्रयोगशालाओं का लक्ष्य है कि 500 समुदायों और स्कूलों में 2.5 लाख युवाओं को भविष्य के लिए अभिनव कौशल प्रदान करना है। नीति आयोग के अनुसार अगले 3 दशकों में यानी 30 सालों में विकास दर 9 से 10% बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। यानी नीति आयोग ने कहा है अपने जो ये अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया उसमें बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट 9 से 10% हो आगे आने वाले 30 सालों में यानी 3 दशकों में, तो हमको जरूरी है कि इस तरह के मिशन हम चलाएं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल टिंकरिंग लैब होती है, उसके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान यूथ को लैब का 15वां संस्करण लॉन्च करके किया था। यानी इसकी शुरुआत किसने की थी? नीति आयोग ने। नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया में है, उन दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से इसको शुरुआत किया था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान की शुरुआत करना है, लॉन्च करना है। इस लैब की शुरुआत अटल नवाचारी मिशन और नीति आयोग की साझेदारी से 2019 में की गई थी। अटल टिंकरिंग लैब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की एक रचनात्मक भारत, एक अभिनव भारत बनाने के सपने को साकार करते हुए समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगी। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, जो हमारे पेपर 5 जो उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस का पेपर 5 था, उसका 21वां चैप्टर था, वो पूरा हुआ। यानी पूरा हमारा पेपर 5 पूरा हो गया।